मैं हूं सुशांत सिन्हा। उत्तर प्रदेश के इस नवनिर्माण मंच पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो आ रहे हैं उसको लेकर सियासत और जनता का जो रुझान है वो किस दिशा में है। और इसीलिए सुबह से अलग अलग मेहमान आए। अब हमारे साथ जो दो शख्सियत हैं वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और इस चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका जीवन कैसे बदलने वाला है ये चुनाव, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ हैं और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। दोनों ही पहचान के मोहताज नहीं हैं। मुनव्वर राणा साहब, पहला सवाल आपसे ही पूछ रहा हूं। सर माइक उधर, आप माइक ले लें जी। मुनव्वर राणा के लिए उत्तर प्रदेश का 2022 का ये चुनाव क्या मायने रखता है और जिनकी आप बात करते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी आवाज होने की बात करते हैं, उनके लिए क्या मायने रखता है? सर माइक ले लीजिए प्लीज। ये बताएं कि मुझे मुनव्वर राणा की हैसियत से बोलना है, शायर की हैसियत से बोलना है, या अब्बा जान की हैसियत से बोलना है? किसके अब्बा जान? अब्बा जान सबके अब्बा जान होते हैं। हमारे हिंदुस्तानी संस्कार में, थोड़ा माइक पास कर, माइक पास। हमारे हिंदुस्तानी संस्कार में एक माँ सबकी माँ के दर्जा रखती है, एक बाप सबके बाप का दर्जा रखता है, एक बड़ा भाई सबके बड़े भाई का दर्जा रखता है। सर माँ तो सबकी होती है लेकिन यूनिवर्सल अब्बा जान नहीं हो सकता। नहीं, ये थोड़ा विवादित भी है। नहीं, अब्बा तो आप किस लिहाज से बोलना चाहते हैं? नहीं, आप जो फरमाइश करें मैं हर लिहाज से बोल सकता तो सियासत की बात कर रहे हैं तो आप शायर और अब्बा जान मिला के बोल दीजिए। देखिए, असल में पहली बात यह है कि शायर सियासत नहीं कर सकता है। शायर की खराबी ये है कि वो सच बोलता है और शायर और सियासत में सच्चाई की कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस मकाम पे आप बैठे हुए हैं वहाँ सच को झूठ बनाकर काट पीट करके पेश करने का जो हुनर है वो बहुत दुश्वार है। तो मेरा ख्याल यही है कि मिली जुली सरकार की तरह, मिली जुली खिचड़ी की तरह हम गुफ्तगू भी मिली जुली ही करें, कीजिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो 2022 के इलेक्शन हैं, देखिए पहली बात तो मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि लोगों को ये मुग़ालता हो गया है कि हम सियासत में आ गए या राजनीति करने लगे। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि शायर सिर्फ शायर नहीं होता है, उसके अंदर हज़ारों कहानियाँ, हज़ारों किस्से, हज़ारों तारीख़ें दफन होती हैं। सिर्फ ये है कि शायर बोलना नहीं चाहता है क्योंकि वो बोलते ही मुनव्वर राणा हो जाता है। हज़रत दिन में उसके ख़िलाफ़ मुकदमे हो जाते हैं। कोई कह देता है कि हमने महर्षि वाल्मीकि को बुरा कह दिया, कोई कहता हमने कुछ कर दिया, कोई कहता हमने कुछ कर दिया। तो मेरी बदनसीबी ये है कि शायद मैं शायर हूँ और मुझे बोलने का सलीक़ा इतना आता है कि इस नासमझ समाज ने उसके अलग अलग मतलब निकाल लिए। हाउएवर 22 के इलेक्शन की मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसकी आहट की मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें ज़ाहिर सी बात है, इलेक्शन तो एक खेल है, एक तमाशा है। कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी कोई पार्टी जीतती है। इस बार भी यही होगा। मुमकिन है योगी जी फिर आ जाएं और मुमकिन है ओवैसी 100 सीटों से हुकूमत बना ले। ऐसा हो सकता है, कोई मिरेकल होगा कि 100 सीटों से जीत जाइए, आप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नहीं मुनव्वर राणा साहब, मुमकिन तो खैर कुछ भी है, हो सकता है फिर कोई वैसी 100 सीटों से सरकार बना ले और आपको मंत्री बना दे, कुछ भी मुमकिन है। हमें तो मंत्री बनना होता तो हम 30 साल पहले बन गए होते। हाँ। मैंने एक बार संबित पत्रा को मैंने डांटा था, जो मैंने अवार्ड वापस किया था, कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। सत्ता मेरे शहर की नालियों से बह के दिल्ली पहुँचती है,
अगर मैं भिक्षा पात्र लेकर के नाली के पास भी खड़ा हो जाता तो मिनिस्टर हो जाता। 40 साल पहले मैंने शेर कहा था कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। लेकिन अभी बिना लहजा बदले एक लाइन में ये बताइए, मुनव्वर राणा के हिसाब से 2022 में किसकी सरकार आ रही है? देखिए, अब अगर हम, इतना मुझे तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो आप कहलवाना चाहते हैं वो हम कहना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहता सर। नहीं। आप एक नागरिक जो उत्तर प्रदेश में रहता है और आसपास चर्चा करता होगा, माहौल देखता होगा। ये इतने हमारे भाई और बेटे जैसे बहनें बैठी हैं, इनमें से कोई भी नजूमी नहीं है। हाँ, हमारे तिवारी जी नजूमी हो सकते हैं, इस काम के माहिर हैं माशाल्लाह। तो लेकिन और कोई बता नहीं सकता है कौन इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर इतना शऊर आ जाता तो कम से कम छोटे मोटे प्रशांत किशोर तो हम भी हो गए होते। तो ये नहीं है। अच्छा ठीक है, वो मत बताइए। अगर आपसे ये पूछूं कि आप क्या चाहते हैं, क्या योगी जी रिपीट हो? नहीं, देखिए, योगी जी रिपीट हो या कोई भी रिपीट हो, मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू में मैंने ये बात कही थी, उसका भी लोगों ने गलत मतलब निकाला था। मैंने ये कहा था कि अगर ओवैसी की मेहरबानी से अगर योगी जी फिर आ जाएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा। इसमें मेरी नाराज़गी जाहिर सी बात है योगी जी से तो नहीं थी, ओवैसी से थी। वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में किसी ओवैसी का कोई काम नहीं है। गंगा जमनी तहजीब जो पूरी दुनिया में बोला जाता है, वो लफ्ज़ इसी उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है, और उसके सबूत में गंगा और जमुना आज तक गले मिल के बहती हैं। तो यहाँ किसी ओवैसी की ज़रूरत नहीं है जो मुस्लिम सियासत करता हो, कोई एक तरह की सियासत करता हो। हम तो जब इतने बड़े मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, लोग जानते हैं। स्कूल जो थे, जो हिंदू स्कूल थे, उनमें हर तरह की ज़ात के लोगों को इजाज़त नहीं थी। तो हमारे मदरसे के पढ़ाए हुए हमारे इलाके के सैकड़ों हिंदू लोग थे जो हमारे, तो लोग कहते थे कि रात से राम कहना तो मौलवी साहब से हम लोगों ने सीखा है। तो जाहिर सी बात है कि हम ये जानते हैं कि उत्तर एक बेटी गांव से विदा होती है तो सब आंखें नम होती हैं, और ये समझ में नहीं आता है कि ये औरतों की जो आंखें नम हैं, इनमें कौन सी औरत इसकी माँ है। सब उसकी माँ मालूम होती हैं। तो हम जब तक सवेरे से शाम तक 2-4 हिंदुओं से गाली न खा लें, बात न कर लें, कुछ नुकसान न पहुंचा सकें, चलो चाटी खिलाओ, या जब तक कोई हमारा जो हिंदुओं के जो मुसलमान दोस्त हैं, जब तक वो मिल न लें आपस में, तो उनका पेट नहीं भरता है। इसको फासले को पैदा करने के लिए हम ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। आप मुझे बंद कर दीजिए कमरे में, मेरी ज़बान सी दीजिए, आप हम नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। इलेक्शन में ओवैसी जी ने एक काम तो किया कि उन्होंने गुंडा एक्ट कम किया, ये किया, लेकिन ज़ात बिरादरी का काम ज़्यादा कर दिया उन्होंने, अब्बाजान बन गए वो। तो मतलब ये कि ठीक है, मैं जितना समझ आपका पूरा जवाब थोड़ा सा शायरी की तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जो अपने हिसाब से जो मतलब निकालना चाहे वो निकाल सकता है। मनोज भाई, आपके मन में भी कोई डाउट है, बीजेपी के मन में कोई डाउट है कि योगी जी आएंगे नहीं आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी 100 सीट के साथ सरकार बना लेंगे? क्या आप लोग कॉन्फिडेंट है, नहीं है? देखिए, अभी जैसे ये शुरुआत हुई और आप तो आज जैसे एक शब्दों के, शायरी की दुनिया के शख्सियत के साथ हमको बिठा दिए हैं कि हमको इस मंच पे कुछ भी बोलने में बड़ा ही संकट है। और माइक हाँ, तो लेकिन जो जैसे भी उनके मुंह से पहली लाइन निकल गई कि आएंगे तो योगी भी आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो, मैं तो उसी को सत्य मान के चलूँगा। और जैसे मैंने बताया ना कि अभी तो आज कुछ भी कहना मुनव्वर राणा साहब के सामने बहुत ही मुश्किल है, ख़ास तौर से हम जैसे कलाकारों के लिए जो सियासत में हैं। लेकिन मेरा कुछ जगह पे मतभेद है मुनव्वर साहब से। नहीं,
भाई साहब के साथ साथ और भी कई लोग ऐसा लाइन बोलते हैं कि सियासत में सच की जगह नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सियासत बिल्कुल सच्ची वाली है। कुछ लोग इसमें गंदे आते रहते हैं जो सियासत को गंदी करके जाते हैं, जैसे ऐसे लोगों के जहन में ये बातें आ जाती हैं। फिर से वो समय आया है जब सियासत में सच्चाई का बहुत बोलबाला है। और एक लाइन हम और भी, जो मैं भैया को, भाई साहब को सुनते रहता हूँ, मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ ना। रात, अरे आप देखिए इनके जो, इन्होंने जो लिखा है, तो माँ के लिए जो इन्होंने लिखा है कि मेरी माँ जब बहुत नाराज होती है तो रो देती है। अब वो लाइन सुन के कितनी बार रोए हम। तो लेकिन ये आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मनोहर राणा साहब खुद कह रहे हैं कि हमारी कई बातों को गलत ढंग से लिया गया। अगर ऐसा सत्य है तो मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन उनका दर्द तो ये है कि वो कहते थे कि बातें सुनकर माँ रो देती है। योगी जी के राज में आपने उनको रुला दिया है, उनको दर्द दिया है, तकलीफ दिया। कह रहे बाहर चला जाऊंगा रहने अगर योगी जी। नहीं, कैसे जाएंगे हम लोग, जाने नहीं देंगे। हाँ, हम लोग ऐसे थोड़ी यहीं रहेंगे। नहीं, मैंने क्या कहा, उन्होंने उसका भी क्लियरेंस कर दिया। कहा कि अगर 100 सीटों से हुकूमत ओवैसी बना सकते हैं माइक ऊपर, तो मुझे छोड़ के चला जाना चाहिए यहाँ से। मत, आपका मूड नहीं है ना जाने का, योगी जी आ जाएं तो। अरे आप गजब बात करते हैं, हम लोग जाने कैसे देंगे भाई। नहीं, मेरा योगी जी भी आएंगे और मनोहर राणा साहब भी यही रहेंगे, सब कुछ यही होगा। हमारा तो शेर है कि मैं मरूंगा तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। ये तो 40 साल पहले। मुझे अभी जैसे मिले हम ना, तो मैंने जैसे ही आपको नमस्कार किया तो इन्होंने कहा बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं। तो वो अभी माइक नहीं था भाई साहब के हाथ में। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि अब जब आप खुद ही कह रहे हैं कि हमको गलत ढंग से कई बार ले लिया गया, तो फिर तो सारी बातें किनारे हो जाती हैं। क्योंकि हम जैसे जो इनके फैंस हैं, और जैसे भैया ने कहा कि रोज 2-4 हिंदू गाली देते थे होंगे, लेकिन कितने हजारों हिंदू आपके लिए तालियां बजाते हैं, उसको भी याद रखना पड़ेगा। तब जाकर हम पता चलेगा कि मुनव्वर राणा को ये याद रहता है कितने हिंदुओं ने मुनव्वर राणा को मुनव्वर राणा बनाया। यकीनन मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी। देखिए, हिंदुस्तान से जितनी मोहब्बत मुझे है, मैं इतने लोगों के दरमियान ये दावे से कर सकता हूँ, और जैसा सबूत आप चाहें मैं देने के लिए तैयार हूँ, कि मैं किसी भी बहुत बड़े हिंदुत्ववादी से ज़्यादा हिंदुस्तानी हूँ। जब ये नीलकमल और भाजपा ये सब पैदा नहीं हुई थी, 1990 में मैं जब पाकिस्तान के मुशायरे में गया था, तो मीडिया ने मुझे घेर लिया और सब शायरों को घेरा, सब बच के निकल गए। खुमार साहब मरूम कहने लगे कि बेटा तुम ही, आप ही झेलिए बेटे, इनको आप ही झेलिए। तो मैंने कहा ठीक है चाचा, झेलते हैं। ये पाकिस्तानी है तो हम भी बहुत कट्टर वाले हिंदुस्तानी हैं। मैंने कहा फरमाइए। तो कहने लगे कि ये बताइए कि आप कायदे आज़म के मज़ार पे गए। उस वक्त तक मैं मदीने नहीं गया था। मैंने कहा नहीं, मैं मदीने भी गया नहीं हूँ कभी। कहने लगे मेरा मकसद है कायदे आज़म। मैंने कहा मेरा मकसद भी है कायदे आज़म। कहने लगे कायदे आज़म से मतलब है मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने कहा वो आपके कायद हो सकते हैं, मेरे कायदे आज़म नहीं हो सकते हैं। हमारा कायद जो है वो तो दुनिया को जोड़ता था, इंसानियत को जोड़ता था, मुल्क नहीं बनाता था, मुल्क नहीं तोड़ता था। तो कहने लगे कि आप यहाँ किसी मिशन पर आए हैं। हमने कहा कि हमारे यहाँ मिशन पर लोग नहीं भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ जो लोग आ जाते हैं, हमारी मोहब्बतें देखते हैं, वो खुद मिशन में हमारे यहाँ लग जाते हैं। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। मैंने कह लेंगे आपके यहाँ तो साहब वो नमाज नहीं पढ़ी जाती है, यूँ परेशान किया जाता है, दाढ़ी नोच ली जाती है, टोपी नोच ली जाती है। अब हो रहा है। ये मैं 90 साल की बात बता रहा हूँ, 1990 की। मैंने कहा देखिए एक बात आप समझ लें कि मैं जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहता हूँ, वहाँ ये 92 का ज़माना है। हमने नया घर बनवाया है, उसका नाम गदलगांव रखा है। मोहल्ले की जो मिली जुली आबादी है, मोहल्ले की जो लड़कियाँ हैं, जिससे जो रिश्ते होते हों, मेरी बीवी से कोई मौसी, कोई भाभी, कोई चाची,
आके कहती हैं कि तुम बहुत देर से सो के उठती हो, हम लोग यहाँ लॉन से फूल तोड़ के ले जाते हैं मंदिर, तुम सवेरे 5 बजे इसको खोल दिया करो दरवाजे को। उस दिन के बाद से मेरी बीवी सवेरे 5 बजे उन हंगामों के दिन में 92 जब लोग अपने दरवाजे लोहे के बनाने लगे थे, हमने कहा दरवाजे खोल दो, तो दरवाजे खुले रहते थे, वो आती नहीं, वो तो 5 बजे सवेरे खोल दिए जाते थे और वो लोग ले जाती थी, फूल तोड़ के जाती थी। तो मैंने उन पाकिस्तानियों से कहा कि माफ़ कीजिएगा कि मैं हिंदुस्तान में उस वक्त 90 के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन मुनव्वर राणा साहब, इसमें अब मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि आज की तारीख में हालात बदल गए, दाढ़ी नोची जा रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, ये बदल गया, उस जमाने में नहीं था। और आपने कहा कि 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में मैं रहता हूँ। यस। आज जब आप अभी मंच पर आ रहे थे, आपके व्हीलचेयर को भी 3 हिंदुओं ने सहारा दिया और आप ऊपर आए। आज भी मुझे बताइए, आपको आपके आस पड़ोस से लेकर कहीं भी और हिंदुओं ने क्या तकलीफ दी है? देखिए, इंडिविजुअल हमारे साथ हमारी बात नहीं है। माइक ऊपर कर। एक मिनट, एक शायर हुआ करते थे फराग गोरखपुरी, रघुपति सहाय फराग गोरखपुरी। वैसे आपकी पार्टी में शायरी वारी का काम बिल्कुल नहीं है, दूसरे ही काम होते हैं सब। तो उनका एक कथा है कि एक हल्क़े ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, एक नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की तकदीर तो तकदीर नहीं। हम अगर बच गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप भी बच गए, आप अगर बच गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी बच गए। हम तालिबान वाला वो उस पर इंटरव्यू कर रहे थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, अचानक टेलीविज़न पर वो कानपुर वाला सीन आ गया, वो बच्ची बाप से लिपट रही है वगैरह वगैरह। सबको याद होगा, सब अल्लाह ने सबको आंखें दी हैं, और आंखें ना हो तो चश्मे हैं, आजकल सब कुछ है, सब दो लोग देख रहे होंगे। अब आप ये बताइए कि अगर मैं वो मंज़र देखने के बाद अगर मुझसे कोई कहे कि आप तारीफ़ कर दीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार की, तो कैसे मैं कर सकता हूँ, आप बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि इसी देश में क्या आज से पहले 2014 के पहले हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं हुए? मेरा सवाल सुन लीजिए, ये मैंने मेरा सवाल ये मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूं। क्या दंगे नहीं हुए? क्या हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने कुछ गलत किया या हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ किया? ये नहीं हुआ। क्या इसी देश में राजस्थान के अंदर मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ नहीं किया? क्या बेंगलुरु में मुसलमानों ने थाना नहीं जलाया? तो फिर आपको आज ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और देश में बाकी सबके साथ सही हो रहा है? इसका मतलब है कि या तो आपकी आंखें कमजोर हैं। नहीं, मेरी नहीं है। नहीं, आपकी याददाश्त कमजोर है, आपकी आंखें कमजोर है। याददाश्त कमजोर नहीं है। देखिए, दुख जब ज्यादा होता है तो आदमी चीख पड़ता है। नहीं, लेकिन आपको दुख एक कौम का दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता है। अच्छा, दूसरी कौम का दुख बता दीजिए आप। क्या दुख नहीं है, मुझे ये बताइए। आप बताइए, आपके किस दुख पर हम नहीं रोए हैं? नहीं, तो हम भी रोए हैं। नहीं, आपके किस दुख पर हम भी रोए हैं। इस कमरे में कौन जो होगा मुझे बताइए, दंगा हुआ हो और ना रोया हो? ये जो दबी हुई जो लाशें थी, जो कंधा देने वाले नहीं थे, उनमें मुसलमान खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? हर जगह आपके साथ रहे कि नहीं रहे? मुनव्वर राणा साहब, इस तवक्को में रहे ना कि जब हम परेशान होंगे तो आप हमारा साथ देंगे। तो मुझे ये बताइए कि कहीं पर, मैं कह रहा हूं कानपुर की घटना हुई, क्या किसी सुशांत सिन्हा, किसी मनोज तिवारी ने कहा कि वो ठीक हुआ? नहीं, जाहिर की बात है कि कहा कि, सर मुझे बताइए, कहा कि नहीं कहा? आप आंखों की बात करते हैं, कानों की बात बताइए। आपने किसी को कहते सुना बहुत अच्छा किया, मार दिया भीड़ ने? नहीं, जिन लोगों ने किया उनके साथ क्या हुआ? उन पर केस हुआ, केस हुए, वो पकड़े गए, केस हुआ तो केस पकड़ा जाएगा जी, और उनको उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। माफ कीजिएगा, केस ये जितने मंत्री बने घूम रहे हैं केस बारे, आज के घूम रहे हैं। 1984 के दंगों के नहीं घूमे थे? नहीं, 1984 के दंगों के नहीं घूमे मुनव्वर राणा साहब? जब आपको सिखों को मारना होता है तो आप कांग्रेसी हो जाते हैं, जब मुसलमानों को मारना होता है तो आप हिंदू जगा देते हैं, और जब कश्मीरी पंडितों को निकालना होता है तब क्या होते हैं? कश्मीरी पंडितों से हिंदुस्तान के मुसलमान का उतना ताल्लुक भी नहीं है जितना अफगानिस्तान का तालिबान से। क्यों? कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो औरंगजेब ने जो, अगर आप असल में प्रॉब्लम क्या है कि जब तारीख सियासत पढ़ती है
तो उसी पन्ने पर रुकती है जहाँ नफरत होती है। शायर जब तारीख पढ़ता है तो वो पन्ना देखता है कि यहाँ सच है, जहाँ मोहब्बत है। औरंगजेब ने उस वक्त कश्मीरी कौम को कहा था कि बदजात, उन्हें भरोसा नहीं किया था। उस जमाने में औरंगजेब ने हैदराबाद को कहा था कि ला एतबार, एतबार के काबिल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये जब तारीख में दर्ज है और एक बादशाह बोल रहा है, उसे बादशाह ना माने, कातिल माने, कुछ माने, लेकिन किसी ने बोला, जब उसने यकीन नहीं किया तो हम कैसे यकीन कर लेंगे? क्या वो अपनी बहू बेटी हमारे यहाँ भी आते हैं? कश्मीरी नहीं भी आते हैं कि मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे? क्या ओवैसी अपनी लड़की हमारे लड़के से ब्याह देंगे? क्या ओवैसी अपने लड़के से हमारी लड़की की शादी कर देंगे? कर देंगे। तो इनसे हमारा वही ताल्लुक़ है जो टेलीफोन पर कोई बुल फिल्म चलती है और उस औरत से हमारा ताल्लुक़ होता है। तो आपका ताल्लुक इससे ज़्यादा हमारा आपका ताल्लुक है किससे? हिंदुस्तान के उन लोगों से ताल्लुक़ है हम जिनके साथ रहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब की हम पुजारी मनोज हैं। तिवारी जी, आपने, आपकी पार्टी ने ये तहजीब खत्म कर दी। 90 में थी, उसके पहले थी, उसके बाद आपने आकर खत्म नहीं कर दी। नहीं, आप देखिए, तो फिर किसको कहूं सर? इसको ये बताइए ना, आज जो चर्चा हो रही है वो कहीं तो पहुंचे। ठीक है। अफसोस ये है कि आपको कहीं, आपको अब अगर अभी हम पलट कर आपको ये कह दें कि भाई आप कह रहे हैं हमने आते ही कह दिया कि योगी जी को जीत जाना चाहिए, लेकिन ये है कि आप सोचिए कि ममता बनर्जी का पुल दिखाने की जगह था कि अखिलेश यादव का पुल दिखा देते, क्या बुराई हो जाती? माल तो अपना था ना, माल तो अपना था ना। और ठीक है, एक मिनट, मैं मान गया आपका ये क्रिटिसिज्म, मान गया और अभी ये जवाब भी देंगे, लेकिन आपने बंगाल का पुल तो देख लिया। बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो दिखा आपको? मुनव्वर राणा ने कितने आंसू बहाए, बताइए मुझे। देखिए ऐसा है, क्या हुआ बंगाल में मुसलमान? क्या नहीं हुआ बताइए मुझे, क्या नहीं हुआ? वहां सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं सुनी? आपको कानपुर दिख गया सर, बंगाल नहीं दिखा? मुझे बंगाल 64 का भी दिखाई दिया है। आप 64 चले जाते हैं, 2021 के बंगाल पे क्यों नहीं बोल पाते? नहीं, आप इलेक्शन के पेश नजर बोल रहे हैं। नहीं, हार के चले आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मोहब्बत लेके गए होते तो हार के नहीं आते वहां से। अरे भाई, और मैं कह रहा हूं कोई हारे। बंगाल में अगर लोगों के साथ रेप हुआ, महिलाओं के साथ, उनके साथ हत्याएं हुई, वहां पर सीबीआई की जांच हो रही है, कोर्ट ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ ऑफ रूलर है। ये आपको नहीं दिखा? देखिए प्यारे भाई, जांच तो आप कुछ भी करवा सकते हैं। जब जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने राज्यसभा में बुला लिया तो अब कोई भी छोटा मोटा जो फैसला करवाना होगा आप। मनोज तिवारी जी, मुझे ये बताइए, क्या जो शायर बैठे हैं वहां पर, वो शायर सुनाई दे रहे हैं या वो पूरी तरीके से उसी अब्बा जान की तरह बोल रहे हैं जिनकी जुबान में एक ही तरफ का दिखता है? आपने गलत बुला लिया उनको, शरीफ आदमी है ये। आप शरीफ नहीं हैं, आप शरीफ नहीं हैं। हम वैसे ही जैसे आप हैं। नहीं, मैं तो नहीं, हम वैसे ही हैं जैसे आप बात कर रहे हैं, वैसे ही मैं बात। नहीं, मैं तो सामने वाले के हिसाब से चलता हूं सर। नहीं, सामने वाले के हिसाब। मेरा काम सवाल पूछना है, आप जो पूछ रहे हैं मैं फैक्ट के साथ उसको काउंटर ना पहनते भी आप, पूरे काले कपड़े हमारी तरह पहन के आते हैं आप। मेरा इसमें एक संदर्भ इसका है। मतलब ये हुआ कि बीच में एक शरीफ फंस गए, दोनों तरफ जो है मामला गड़बड़ है। नहीं, चूंकि भाजपा वाले शरीफ ही होते हैं, इसलिए मैं जो दिख रहा हूं वही हमारी पहचान है। और हमने ये भी देखा है, हम बहुत सारी बातों का डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहते हैं। एक जो मर्यादा हमारे मन में बनी हुई है, हम उसी के तहत रहना चाहते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि इस देश के जम्मू कश्मीर को अगर कोई विचारधारा सोचती है हमारे देश में नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये अत्यंत आपत्तिजनक है। हम इंसान, हम भारतवासी, भारत क्या, हम तो कभी दूसरे देशों में, पाकिस्तान के स्कूल में बम गिरा दी गए थे, बच्चे मर गए थे, तो भी हम उस दिन हम लोग रोए थे, हमने उसको भी कंडेम किया था। मेरी प्रार्थना मुनव्वर राणा साहब के साथ साथ जितने देश के विद्वान हैं, गुणी हैं, उनको है कि हर घटना को एक तरह से देखो। हम जानते हैं अपराध तो होता है, अपराध, लेकिन अपराध होने के बाद उसको सजा कैसे मिली, उसको न्याय मिला कि नहीं मिला विक्टिम को, इस पर सबको समान ढंग से देखना चाहिए। और वहाँ जब मुनव्वर राणा साहब कहीं और चले जाते हैं तब हम लोग को अचानक हम सकते में आ जाते हैं।
जिनके लिए रातों रात भर हम लोग बैठ बैठ के इंतजार था कि ये सबसे अंत में मुनव्वर राना साहब कविता करेंगे, तो तब तक जगे रहे। तो फिर झटका लगता है, अरे क्या हो गया, माँ की कविता लिखने वाले अचानक माँ के दर्द को क्यों नहीं समझ पाए। तो आपको समझ में आया, क्यों नहीं समझ पाए? नहीं, मैं समझ, भैया का अपना विचार है, अपनी भाव है जो कह रहे हैं, लेकिन मैं उस दृष्टि से देखता हूं। मैं तो देश की किसी घटना पे बोलने के पहले 20 बार सोचता हूं, कहीं हमसे ऐसा ना हो जाए कि वो समझ ले हमारे तरफ बोल रहे हैं, वो तरफ हमारी। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, इंसानियत जिंदा रहे, इंसानियत के रुख पे बात करें, उस पे हम चल रहे हैं। और शायद हमें यही सिखाया गया है हमारे। तो उनका जो क्रिटिसिज्म है जी, कि आपके 2014 से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप 2014 में अटक गए। आप तो कहाँ अटकूं बताइए? आपके पाँव में कील है कुछ। नहीं तो कहाँ अटकूं आप अटकते हैं सर? आपकी जुबान में कांटे लोगों को दिखते हैं, मेरे पाँव की कील तो कम है उसके सामने। देखिए, आप लोगों की आप ये सब वाले एंकर हैं ना, आपको तनख्वाहें दो तरफ से मिलती हैं। एक तो कंपनी देती है, अगर एक अंडर टेबल आप लेते हैं सर। तो अगर आपकी नीयत में फुसूर रहता है। आपके रायबरेली का नहीं मुझे पता कि आप कटोरा लेकर खड़े होते तो क्या राज्यसभा की सीट मिलती, नहीं आज मिलती। भी मैं आपको बताता हूं, मेरे अकाउंट को खोल कर रख देता हूं आपके सामने। 1 रुपया कहीं बाहर से दिखा दिया मुनव्वर राणा साहब तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, चैलेंज कर रहा हूं। आप शायर की भाषा नहीं बोलते, आप शायर की भाषा नहीं बोलते। सब यही चीजते हैं। देखिए, एक मेरा और भी संदर्भ है इसमें। जैसे जब कोई ये कहता है ना कि हमारे रायबरेली से या अमेठी के नालियों से होकर के सत्ता बहती थी, मुझे बड़ी वेदना होती है। जो सत्ता इस देश के लोगों को हर खुशी देने के लिए बनती है, वो नालियों से कैसे जा सकती है साहब? और जो लोग सोचे हैं ना कि नालियों से होकर सत्ता गई, आज उनको देश ने किनारे लगा दिया है और लगाती रहेगी, ये मेरा विश्वास है। हम बात करते समय भी हम ये भाव रखेंगे कि हमारे नाली से होकर जा रही सत्ता, फिर तो एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है, संसद की सीढ़ियों पे मत्था झुकाना पड़ता है, उसको शुद्ध करने के लिए योगी जैसे लोगों को काम करना पड़ता है सर। ये हमारा, मैं मुनव्वर राणा जिन्होंने माँ पे इतना लिखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भैया की कुछ बातों को, अब हो सकता है उसमें किस संदर्भ में बोले हों, क्योंकि भैया तो फ्रांस के मामले में कुछ बोल देते हैं, कभी कभी ट्वीट कर देते हैं, बाद में ट्वीट डिलीट भी कर लेते हैं। लेकिन मैंने आज तक जो कहा उससे मुकरा नहीं, जो ट्वीट किया कभी वापस नहीं लिया। तो और जिससे शादी कर ली 42 साल पे भुगत रहे हैं, तलाक नहीं दी। ये काम हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, आप बदलू, पार्टी बदलू, ये सब काम हमारे सब कुछ के बाद भी आप कलाकार भी हैं ना। एक बात में आप छोटे हैं भैया देखिए, ऐसा है कि अब आप सत्ता में हैं तो आपको नाली बुरी लगती है। जब सर थोड़ा माइक पास में, आवाज नहीं आ रही। आपको नाली बुरी लगती है। अभी मेरे अंदर के शायर जिंदा है, इसलिए हमको सत्ता नाली से गुजरती हुई मालूम होती है। जिस दिन हम भी किसी पार्टी का झंडा उठा लेंगे, उस दिन हमको सत्ता जो है वो मंदिरों से और मस्जिदों से निकलती हुई नहीं। लेकिन भैया मेरा आपसे दरख्वास्त है कि जिस सत्ता से आज पिछले 1.5-2 साल से लोगों को फ्री, गरीबों को राशन मिल रही हो, जिस सत्ता, एक बार मुझे पूरा करने दीजिएगा, तो भैया है ना, आप हमारे पूरा करने दीजिएगा। जिस सत्ता से हो करके आज 40 करोड़ लोग बैंकों से जुड़ गए भैया, जिनको डर लगता था, आप भी जानते हैं, जिस सत्ता के कारण इसी उत्तर प्रदेश में 1,40,00,000 परिवारों को किसान सम्मान निधि मिलती हो, उसको हम उस सत्ता को, नाली का अपना स्थान है, लेकिन नाली से होकर सत्ता, ये मैं मुनव्वर राणा से अपेक्षा नहीं करूंगा। मेरा अधिकार है और मैं आपसे बार बार बोलूंगा। जब तक मुनव्वर राणा शायर उसके अंदर जिंदा है, अब जाहिर बात इस उम्र में हम जब कब चले जाएं, आज आपका साथ छोड़ के चले जाएं ना ऐसा थोड़ी भी, बहुत तो लंबे समय तक हम लोग को बातचीत, हमारा कभी शौक सत्ता रहा नहीं। और ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी हैं कि आज भी आप जहाँ जो कहें वो हासिल कर लें, यहाँ से कलकत्ते तक। लेकिन होता है ना, किसी की दिलचस्पी नहीं होती है।
जैसे मैं बहुत फ्रैंकली एक बात कह रहा हूँ कि जैसे आप इसमें सेट नहीं हो पा रहे हैं सियासत में। हाँ, नहीं, जो देखिए, गायकी की मधुरता, हाँ। जो लोग पागल हो जाते हैं इससे, इसमें आप खुद पागल हुए जा रहे हैं। नहीं, इसकी कमी थी, इसको पूरा करना था। हाँ, ये सजा ये भी काटनी थी तो काट ली। इसको हम सजा मान के नहीं चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जब तक हम किनारे थे गंदे लोग इसमें आते थे और हमको आपको लड़ाते रहे। आज आप जितनी बातें कह रहे हैं, हमें पता है इस देश में कितने दंगे हुए, लेकिन अगर कोई आपको बार बार दो ही दंगा दिखाता हो तो उसको दिखाने वाले को मैं पकड़ना चाहता हूं। कौन है जिसने मुनव्वर राणा जी के मन में सिर्फ यही डाला? और हम राजनीति में बड़ी सोच क्या है भैया, हम तो जो वोट देता हो राजनीति में कैसे नहीं है, जो वोटर है उसको 5 दिन तो सोचना पड़ेगा किसे हमें वोट देना है। और जिस देश में हर निर्णय, इनका काम पसंद है आपको? किसका? इनका नहीं, ये तो मेरे छोटे भाई की तरह है, और ये अभी तक ये भाजपा ही नहीं हो सके हैं। अभी तक थोड़े हिंदू हैं। भाजपा ही नहीं हो सके हैं ये। हम लोग, मैं भैया मैं कोशिश कर रहा हूं और मेरी पूरी बात रहेगी कि हम एक गौरवशाली भारतीय बन के रहे, गौरवशाली भारतीय बन के जाएं। वाह। उसमें हम लोग उसमें हमें जाना है। और हम बार बार आपसे झगड़ेंगे, हम झगड़ लेंगे मुनव्वर राणा जी से, हम तो घर जाने वाले थे इनसे। लेकिन जब इन्होंने तालिबान पे जो भी इन्होंने बयान दिया कि तालिबान का समर्थन, तो मैं ये सोचा कि मां के दर्द को दिखाने वाला व्यक्ति, जिस देश में मां के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारा अफगानिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, देश की विदेश मंत्रालय लेगा जो भी कहेगा, लेकिन मैं इतना अपेक्षा जरूर करूंगा कि जहां औरत को इंसान नहीं समझ सकते, वहां के लिए तो एक नया शेर मुनव्वर राणा भाई साहब को लिखना चाहिए। मैं लिखे हैं सर कुछ? मैं अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए सर, माइक ऊपर, आवाज नहीं आ रही। मैं ठीक है, नहीं हमारी आवाज अगर आप गला भी दबा देंगे तो निकलती रहेगी। समझे आप? तो क्या सवाल किया था आपने? मैंने वही तालिबान का जो भी हो रहा है, हाँ, लेकिन जो नारियों के साथ जो उनका व्यवहार है। देखिए ऐसा है कि अभी मेरी बिटिया भी शायद यहाँ आई थी, तो वो बताने लगी मैंने ये जवाब दिया। मैंने कहा बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि वो वहाँ तालिबान की तुम्हारे पापा सपोर्ट करते थे, वहाँ औरतों पे जुल्म होता है। तो हमने कहा अगर वो पापा सपोर्ट करते थे तो वे हम यहाँ कैसे आ गए? यानी अगर आज़ादी नहीं है तो हम तो उनकी बेटी हैं, हमको यहाँ उन्होंने कैसे आने दिया? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैंने बताया कि ये जो जितना हमारा मीडिया है पूरा ओदी गोदी नहीं, ये सब कैंचीबाज हैं। जेब में कैंची रखते हैं, इस खबर को काट के यहाँ लगाओ, दिखाई कुछ नहीं देता। किसी की यादों ने किसी का चेहरा किसी के बदन से जोड़ दिया, तो इस सिर्फ इसी पे काम चल रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दूं मैं दर्शकों के लिए। मुझे अच्छा जी, मुकम्मल कर लेने दीजिए बात। जो इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने ये कहा, अच्छा मैं होता ये है, शायर की खराबी ये है कि वो चाहता है कि हम इतने करीब तक पहुंच के समझा दें, उसमें लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। मैंने जाहिर सी बात है कि अगर हम लिखते हैं तो महर्षि वाल्मीकि के कलम का ध्वनि हमारे पास होगा, लेकिन है तो मैं महर्षि वाल्मीकि के बारे में अब शब्द कैसे कह सकता हूँ? नंबर 1। नंबर 2, हमारी कौम में, हमारी ज़बान यानी उर्दू ज़बान में मेहतरानी को बेगम कहा जाता है, मेहतर को हलाल खोर कहा जाता है, डोमनी को मलकाए कूचाए अरबाब निशात कहा जाता है। जिस कौम की ज़बान ने इतनी तहजीब हमें मार मार के सिखाया हो, हम उसमें आप ये बताइए कि क्या वाल्मीकि जी की तौहीन कर सकते हैं? मैंने ये कहा कि जिस भगवान ने महर्षि वाल्मीकि से रामायण लिखवा ली, तो वैसे ही अल्लाह मियाँ भी हैं। कम से कम ये जो तालिबानी हैं, इनसे कुछ इंसानियत का काम ले लें।
इनको बोलने कि हमने तो तुझे इंसान बना के भेजा था, जुल्म करने के लिए तो नहीं भेजा था। तो अगर ये आप वाकई यही सब बोलना चाह रहे थे या कुछ एफआईआर्स का असर है कि बदल रहे हैं? नहीं, खुदा की कसम देखिए, नहीं खुदा की कसम देखिए, हमने बताया ना कि अगर हम थोड़ा सा बदलने का हुनर आता ना तो योगी जी की जगह पे हम ही बैठे हुए होते। बदलने का काम नहीं आया। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक चीज जो जोड़ना चाह रहा था दर्शकों को मैं बता, मुझे दुख इसी बात का हुआ, हाँ। नाराजगी भी इसी बात से है कि सिर्फ ये इतनी ही बात थी। अगर ओरिजिनल कहीं से भी निकाल लीजिएगा, अब उस पर मालूम हुआ कि कोई एफआईआर लिख गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो आप रात में सो पा रहे हैं ढंग से? एक मिनट, एक शायर है चरण सिंह बशर, हम और वो सऊदी अरब जा रहे थे, तो सऊदी अरब में तो हाथी कटता है। तो एक बहुत दिलचस्प लतीफा है, एक साहब इलाहाबाद से जा सर थोड़ा माइक ऊपर। एक साहब इलाहाबाद से हज करने के लिए जा रहे थे, तो कुछ लोग उनको छोड़ने आए, तो उनके एक दोस्त ने हाथ मिलाया, छोड़ ही नहीं रहे थे हाथ। तो उनके दूसरे दोस्त ने कहा यार छोड़ो, हमको ये हाथ मिला लेने दो, तुम तो लटक ही गए। कह लेंगे यार असल में आखिरी बार ये हाथ देख रहे हैं, वहाँ तो कट ही जाएंगे। तो झटक लिया, हम चोर हैं जो वहाँ हाथ काट लिए जाएंगे। तो हम चरण सिंह वहाँ गए सऊदी अरब जद्दा, एयरपोर्ट पे उतरे हम लोग, यहाँ वही इमिग्रेशन में पहुँचे, तो ये चरण सिंह मेरे आगे थे, मैं उनके पीछे था, पूरी लाइन लगी हुई थी। तो वो जो बैठा हुआ था ऑफिसर अरबी, तो वो पूछा किसी से, उसने पाकिस्तानी, दे कांट से पे नहीं कह सकते वो, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, लिप्टन को लिबतन। तो उसने पूछा पाकिस्तानी, तो उसने कहा यस, तो कहने उधर जाओ, तो उधर उसको भेज दिया। तो हमने दिल में सोचा कि उधर शायद पाकिस्तानी है, उसका ख्याल करेगा। तो वहाँ बिल्कुल समझिए कि वो नंगा करके देखने वाली पोजीशन में उसकी तलाशी हुई। तो अब वो डर गया चरण सिंह, कह लेंगे ऐसा है कि वो आपकी बहू ने ऐसा ना हो अद्दा रख दिया हो इसमें। अबे मैंने कहा तेरे अद्दे के चक्कर में मैं आधा हो जाऊँगा, जब बात सुन जा भाग जा। तो खैर मैंने उनको हटाया और मैं आगे बढ़ गया। वो गए, लौट के आया, मैं क्या हुआ? नहीं नहीं, चलो ठीक है। मुझसे उसने पूछा, मैं अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कल का सूरज नसीब ना हो। जब मैं पहुँचा, उसने पूछा पाकिस्तानी? मैंने कहा नहीं, हिंदुस्तानी। जिस वक्त मैंने हिंदुस्तानी बोला है, मेरी आंखें शायद निकल करके मक्के में पहुँच गई। इतना गुरूर था मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पर। तो आप ये सोचिए कि हम जिस हिंदुस्तान पर इतना गुरूर करते हो, आप हमें कहते हैं कि साहब ये तूफानी है, या क्या वो हम तो नाम भी भूल गए, तालिबानी। अच्छा, मैं मुनव्वर राणा साहब, आखिर में देखिए आपको कौन निकाल सकता है यहाँ? ये भी कह रहे हैं कि अभी योगी जी दोबारा आ गए तो आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब वैसे आप खुद नहीं, जाने का सवाल ही नहीं। मैं अपनी, अच्छा जाने न दें तो घर दिलवा दीजिए। वो भी होगा। एक चीज मैं बस दर्शकों को बता रहा था कि मुनव्वर राणा साहब की बेटी आज आई हुई थी, और वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने यहाँ संस्कृत पढ़ी है। हाँ, तो और उर्दू के आप शायर हैं, लेकिन हिंदी की जुबान भी उतनी ही उनकी साफ है। तो मैं ये परिचय दर्शकों को देना चाह रहा था कि लगाव कहां तक है वो समझ में आया। लेकिन जाते जाते मैं 2 मिनट बस ले रहा हूं, मुझे वाइंड अप करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप दोनों आए और अपनी फील्ड का कुछ नहीं करके जाएंगे तो मेरे बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो एक आप शायरी कुछ सुना दें और आप एक गाना सुना दें जाते जाते प्लीज। ये पैसा वसूलने वाला काम है। तो जब आप लोग भी छोटे रहे होंगे तो याद होगा जब कहीं दुकानदार के यहाँ जाते थे सामान वामान लेने के बाद में, आप कहते थे एक कंपट, सर माइक मुंह के पास, एक कंपट दे दो भैया, तो वो फ्री में कंपट देता था। तो ये वैसे ही फ्री में हम लोगों से कंपट मांग रहे हैं। मैं शेर सुना देता हूँ। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। बहुत पानी बरसता है
तो मिट्टी बैठ जाती है। न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंकाते हैं? बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंकाते हैं? कुएं में छुप के आखिर क्यों ये नेकी बैठ जाती है? कुएं में छुप के क्यों ये नेकी बैठ जाती है? यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे। यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे। यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है। वाह वाह। यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे। यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है। और शेर ये है कि सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती। सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती। जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती। जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। और आपके हवाले से पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शेर है मेरा कि मैं दुश्मन ही सही, आवाज दे मुझको मोहब्बत से। मैं दुश्मन ही सही, आवाज दे मुझको मोहब्बत से। सलीके से बिठाकर देख, हड्डी बैठ जाती है। थैंक यू। देखिए भैया ने बहुत अच्छा ये शेर जो कहा है ना, अब उसमें जो कहे ना कि वो जो घाव पे जब से भरने को आता है मक्खी बैठ जाए। ये मक्खी कौन कौन पार्टी है ये खोजना पड़ेगा। ये कौन कौन आता है और ठीक टाइम पे फिर गड़बड़ कर देता है। और मैं मोहब्बत बन के ही आज आया हूँ। और मेरा ये मानना है कि मुझे कबीर दास जी का एक लाइन याद है हमें कि कबीरा जब हम पैदा हुए ये जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया। आएगा ताली बजाने का समय आएगा अभी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। हरे ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने लालो लाल कर दीनी। चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया रे चदरिया रे चदरिया, चदरिया रे चदरिया, चदरिया रे चदरिया। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत धन्यवाद करना है कि आज आपने मुझे मनोहर राणा साहब के साथ बिठाया और बाकी जितनी बातें थी सब कंफ्यूजन थी, अब सही है। तो ये मोहब्बत ऐसी बनी रहनी चाहिए। और इस मंच पर जब चर्चा हुई, कुछ अगर जख्म होते हैं उन पर बात कर लो तो उन जख्मों पर एक मरहम भी लगता है। तो वो आपने भी रखा, इन्होंने भी बोला और देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी सुना। चुनाव है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, फैसले होते रहते हैं, लेकिन आप दोनों जैसे जो फनकार हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं कभी कभी नेताओं से। तो बहुत इतनी देर बैठ के इतना तो पढ़ लिख गया आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।